हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर, फिजिक्स क्लास 10th ICSE। बिल्कुल खास है टॉपिक क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में। ओके, तो चलिए कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहले टॉपिक से। जैसे आप देखो, हमने यहाँ पे 3 इमेजेस लिए हैं। बेसिकली आप देखो फर्स्ट इमेज, इसमें बेचारा ये जो आदमी देख रहे हो ना आप, ये सुबह से शाम तक ऑनलाइन या लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है। ओके, और ये शाम हुई जब आप 8 बजे से लेके जब 2:30 बजे तक 3 बजे तक इसकी छुट्टी हुई, तो देख लो इसका पोजीशन क्या है, पूरी तरह बिल्कुल थका हुआ है। ओके, और ये इतना काम करने के बाद अगर आप इससे बोल दो कि आपने जो वर्क डन किया है ना पूरे दिन, वो 0 है, आप सोचो इसका रिएक्शन क्या होगा। वो आपको छोड़ने वाला है क्या? नहीं। अगर आप उसके मालिक हो और आप स्ट्रेट पे बोल दो कि तुमने भैया दिन भर कोई काम नहीं किया, 0, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक, अब एक ये इमेज हो गया। दूसरा, अब ये आप देख लो, एक सपोज करो आपको कोई टास्क दे देता है आदमी, मतलब कि आप चलो कोई काम करो, आपके दिमाग में आया चलिए कोई बहुत बड़ी सी वॉल है, उसको थोड़ा धक्का दे के देखते हैं। अब आपने पूरे दिन उस वॉल को धक्का दिया, उस वॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यानी वॉल जैसे कि तैसे सुबह थी वैसे जैसे कि तैसे अभी भी है, वहाँ भी कोई वर्क डन नहीं हुआ। और दोनों केसेस में, पहले और दूसरे में, हमने क्या देखा कि यहाँ जो आदमी सुबह से शाम तक काम कर रहा है, वो अपनी जगह पर बैठ के आपसे बोला जाए, आप बोल दो भैया आपने इसको डिस्प्लेसमेंट जो वर्क है वो 0 किया क्योंकि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। साइंस बोलता है कि वर्क तभी डन माना जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, यानी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह गई हो, अगर जिस पे फोर्स लगा हो। ठीक है, यहाँ यानी इनका पूरा काम 0 हो गया। शाम को मालिक बोलेगा 0 सैलरी। ठीक है, इनका साइंस के हिसाब से इन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरा, ये वॉल इन्होंने भाला फेंका और भाला फेंकने के वक्त, भाला फेंकने से पहले भी बहुत दूर से दौड़ के आए और फिर 45 का एंगल बना के 42 का मैक्सिमम दूरी के लिए इन्होंने भाला फेंक दिया और भाला जो है वो बहुत दूर जाके गिरा। अब इनसे बोला जाए कि आप ही ने काम किया है, बाकी दोनों ने काम नहीं किया है, और यही साइंस डिफाइन करती है। साइंस के हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड जो डायग्राम है, इसमें जो वर्क डन है दैट इज 0। इन्होंने कोई काम नहीं किया क्योंकि इनका जो डिस्प्लेसमेंट था वो एज इट इज जहाँ है वहाँ अभी भी था। लेकिन थर्ड वाले डायग्राम में चूंकि इन्होंने दौड़ के भी आए, फोर्स लगाया इन्होंने और बहुत दूर इनका भाला जाके गिरा, यानी फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे वर्क डन हुआ। ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझको। देखिए आप इसमें लिखा है, जिंदगी ने मुझे सिखाया, मतलब जिंदगी ने मुझे सिखाया कि लोग हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। मतलब ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप के अंदर जो भी मतलब कि नेगेटिव थिंग्स हैं, लोग उनको आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश है कि इसके अंदर ये कमी है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ भी अच्छी बात है, जो आपके अंदर खूबियां हैं ना, इससे आपको हेट करने वाले 10 लोग पैदा हो जाएंगे। तो आपको लाइफ में इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, आप इनसे बस डिस्टेंस बना के रखें। वो जो कह रहे हैं करने दें, आप हाँ जो कर रहे हो इसको रोकना नहीं है, आपको मजबूती के साथ, डबल एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है। ओके, तो लाइफ में बहुत बार ऐसा मौका मिलेगा, जो ये मैंने सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने जो कोट किया वो सही होने की मतलब पूरा इसका चांस है। तो आप चलिए अब देख लेते हैं वर्क क्या है। ठीक है ना, इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन अ वर्क, अगर हम वर्क को डिफाइन करें तो क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। यानी साइंस बोलता है कि कार्य तभी होगा, यानी वर्क तभी माना जाएगा कि हुआ है जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाया गया हो, और अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे कि वर्क डन है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है। ये साइंस के हिसाब से है। ठीक है, तो आपको ये डिफिनीशन याद करना होगा। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। यानी यहाँ कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो एक फुटबॉल है, आपने फुटबॉल प्लेयर ने उस पर फोर्स लगाया तो फुटबॉल डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से वो चल के उतना दूर चला गया। अगर वो चला गया यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप बोलोगे वर्क डन हुआ, और अगर उसी जगह पे रह गया तो वर्क डन नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया। इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन, नो वर्क इज सेड टू बी डन और वर्क डन इज 0। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप बोलेंगे कि वहां वर्क डन नहीं हुआ। मतलब मैन पुशिंग ए कार, सपोज करो एक आदमी अगर वो कार को धक्का दे रहा है और अगर कार अपने जगह से हिल गई यानी चल दी थोड़ी दूर, तो वर्क डन होगा।
अ बॉय गोइंग अपस्टेयर, मान लो कोई बच्चा सीढ़ी के ऊपर चढ़ते चले जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, वर्क डन है। अगला है आपका हॉर्स वाइल पुलिंग ए कार्ट, यानी मान लीजिए कि अगर कोई घोड़ा है वो अगर इक्का को जो तांगा है उसको खींचे चले जा रहा है, वर्क डन उस केस में होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। अगर दूसरा अगर बात करें कब वर्क डन नहीं है, उसका एग्जांपल ले रहे हैं, मैन पुशिंग ए वॉल, सपोज करो वॉल हो गया, उसको बहुत दिन भर आप धक्का दे रहे हो लेकिन वॉल वहां से हिला नहीं, वर्क डन नहीं होगा। या कोई एक बच्चा है जो बहुत बड़े पत्थर को सुबह से धक्का दे रहा है, शाम तक वो पत्थर को हिलाने में सफल नहीं हुआ, आप बोलेंगे वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन खास यहाँ एग्जांपल है, देख ले आप, अ कूली डज नो वर्क व्हाइल स्टैंडिंग विद अ हैवी लोड ऑन हिज हेड, यानी अगर कूली है कोई, वह सुबह से शाम तक अपने अगर सर पे कोई भारी वजन लेके खड़ा है तो भी आप बोलोगे कि वो कार्य नहीं किया, उसने वर्क डन नहीं किया। क्यों? क्वेश्चन होगा कि क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो उसी जगह पे खड़ा है। डन। आई होप दिस इज आपको इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ रहा है मेजरमेंट ऑफ वर्क, यानी आप वर्क को नापोगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। देखें, अगर इसके लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्क डन किस पे किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फोर्स पे डिपेंड करेगा। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे, किस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना आप फोर्स लगा रहे हो। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। वही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो फोर्स लगा है ज्यादा, यानी वर्क डन भी होगा ज्यादा, और अगर डिस्प्लेसमेंट है कम तो फोर्स लगा भी है कम तो वर्क डन भी होगा कम। ओके, फॉर्मूला डिराइव आप करना चाहो तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही आसान है और इसी पे न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे, ठीक है ना। अब इसका यूनिट की हम बात करें, अगर देखो आप वर्क डन इज इक्वल टू, अगर फोर्स की बात करें तो इसका यूनिट हो गया, फोर्स का कितना होगा, फोर्स का होगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होगा मीटर। ओके, यानी वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर हो गया इसका यूनिट, यानी न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते हो, जूल भी बोल सकते हैं। डन, समझ में आ गया, यानी इसको क्या बोलोगे आप, जूल बोलोगे। अगर अब यही हम बात करें कि वर्क डन को आप जीरो कब मान रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू कंसीडर अ वर्क डन टू बी जीरो, यानी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी या तो फोर्स को की वैल्यू अगर आप जीरो रख दे रहे हो तो भी वर्क डन हो गया जीरो, या डिस्प्लेसमेंट की अगर आप वैल्यू जीरो रख दे रहे हो तो भी वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो। यानी आइदर फोर्स अप्लाइड इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी जो हमने फोर्स लगाया, हमने कुछ फोर्स ही नहीं लगाया और बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं होगी, वर्क डन जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो भी वर्क डन क्या हो गया, जीरो। फॉर्मूले से भी देख लिया, कॉन्सेप्चुअली हमने समझ लिया। ओके, क्योंकि जो वर्क डन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो दिशा पे नहीं डिपेंड करता है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो ऑब्वियस है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती। ओके, समझ में आना। अब देखो आप, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, यानी आप सपोज करो ये ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, इसका मास है m, और आप सपोज करो आपने इस पे जो फोर्स लगाया वो बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट डायरेक्शन में है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इस केस में तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। ओके, कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, क्योंकि पूरा फोर्स लगेगा और यहाँ जो थीटा कुछ बन ही नहीं रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बना है वो कितना डिग्री बना है, 0 डिग्री बना है, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम वर्क डन होगा अगर फोर्स जिस दिशा में लगा है ऑब्जेक्ट पे उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, यानी ऑब्जेक्ट उसी दिशा में आगे बढ़े सेम डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे कि वर्क डन मैक्सिमम हुआ है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री है, कोई एंगल का वेरिएशन नहीं है। ओके, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी उस केस में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू मैक्सिमम आएगी। लेकिन अगर उसी को अगर हम सोच लें, दूसरा इसका पहलू है कि या तो फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, ओके, जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रहा है, या जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। दो कंडीशन हो सकता है, या तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना हो, या डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो। समझे, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को आप उसके कंपोनेंट में तोड़ के, या फोर्स को उसको कंपोनेंट में तोड़ के आप जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको निकाल सकते हैं। ओके, इफ in any circumstances force displaces the body in direction other than the direction of force, यानी जिधर फोर्स लगा है उसकी दिशा में न जाके अगर ऑब्जेक्ट किसी और अन्य दिशा में चला जाए
तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है आप उसको निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट। कंपोनेंट किसका? या तो डिस्प्लेसमेंट का या तो फोर्स डन, फोर्स अप्लाइड का या तो डिस्प्लेसमेंट का, किन इन्हीं दोनों में से किसी एक का कंपोनेंट निकाल के आप इसलिए इस केस में डायरेक्शन जो नेट फोर्स है या अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको आप निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? अब देख लो इस जैसे ये वाला एग्जांपल देखें आप, इस एग्जांपल में द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें हम जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कंपोनेंट्स में तोड़ के देख रहे हैं, ठीक है ना। आप एक और बात समझो, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे ये स्लोप हो गया, ठीक ना। आप यहां से सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है, ओके। तो यहां एंगल बना थीटा, कितना बना? थीटा। एक काम की बात ले लो, खास बात, अगर मान लो आप इसको मान रहे हो डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या मान रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने डिनोट किया डिस्प्लेसमेंट को यस से, तो जो नीचे वाला ये वैल्यू, ये कंपोनेंट है ना, ये हमेशा एस कॉस थीटा होगा। क्या होगा? एस कॉस थीटा। यानी जो एंगल सटा होता है ना वो कॉस होता है, और जो एंगल दूर हटा होता है ये वाला, ये होता है एस साइन थीटा, ठीक है ना। यानी जो सटा होगा वो कॉस हो गया और जो दूर हटा है वो साइन थीटा। ट्रिक समझ में आ गया? तो देखो यहां से एंगल कौन सा सटा हुआ है? नीचे वाले लाइन से, यानी बेस लाइन से सटा हुआ है। आप देख लो इसको, ये वाला लाइन, तो इसलिए इसको क्या लोगे आप? कॉस थीटा, ठीक है ना। इस डायग्राम में देखें आप, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगा एफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। यानी मान लो ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर पे देखा होगा आप लोगों ने, लोग लकड़ी ला देते हैं तो एक स्लोप बनाएंगे, उस पर धीरे धीरे गोल गोल करके ऊपर लेके चले जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो अप डायरेक्शन में हुआ। तो अब देखो यहाँ पे फोर्स तो लगा एफ, सही है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो थीटा बना वो नीचे वाला एंगल, यानी इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? एस कॉस थीटा। डन। अब ये इसका डायरेक्शन हो गया, यानी फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो यहां वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? एफ, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है नीचे? एस कॉस थीटा। क्या हो गया? एस कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। समझ में आ गया क्या बालक? बोलो बालक नादान, देखो कुछ नहीं है इसमें, यह है कितना आसान। डिस्प्लेसमेंट, ये देखो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, यानी ट्रैक्टर का जब ट्रॉली पे आप स्लोप से ऊपर लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना, ऊपर भी हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। अरे ऊपर बढ़ा तभी तो इतना हाइट हो गया उसका, और सामने भी जा रहा है तभी ये वाला कंपोनेंट आ गया। तो इसमें ये जो एंगल, कितना एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ? थीटा से। तो जो नीचे वाला इसका कंपोनेंट है ना वो हमेशा एस कॉस थीटा आएगा, और अगर यहां वाला जो कंपोनेंट होता वो कितना आता? एस साइन थीटा, जो हमारे काम का नहीं है, इसलिए आप क्या ले लोगे? एस कॉस थीटा। अब वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो एफ ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कंपोनेंट में आएगा ना, क्योंकि पूरा तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हुआ नहीं है, तो इसलिए आप क्या ले लोगे? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया है, ठीक है ना। अब अगला ले लो, ये बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी यहां पे आपको फोर्स का डायरेक्शन कंपोनेंट निकाल लेना है। देखो यानी डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है यहां पे हो रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, फोर्स लगाया आपने ये, तो अब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में बिल्कुल फोर्स जो लगेगा वही कार्य करेगा। उसके लिए क्या करेंगे? देखो फोर्स हमने यहाँ पे तोड़ लिया कंपोनेंट में, अब ये थीटा है, हमने बोला जो एंगल से सटा हुआ होगा कंपोनेंट उसको कॉस थीटा लेते हैं, तो ये क्या ले लोगे आप? एफ कॉस थीटा, क्योंकि इससे ये क्या है? सटा हुआ है। तो अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है वो क्या हो गया? एफ कॉस थीटा है, एफ पूरा नहीं लग रहा है, तो अब क्या लोगे इसको? एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, डी या एस ले लो, यानी ये वर्क डन क्या हो गया? एफ कॉस थीटा इंटू एस। डन। एक मैं एकदम कॉमन फॉर्मूला बता दूं जो हर जगह लागू होगा, बस यही ले लो आप। चलो दोनों फॉर्मूला में एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब चाहे वो कंपोनेंट फोर्स का टूटे या डिस्प्लेसमेंट का टूटे, आपको इस फॉर्मूले से डिराइव कर लेना है। अगर बस कॉस थीटा ही लेना है हर जगह, यहाँ साइन थीटा आपके यहाँ फिलहाल में कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फोर्स को तोड़ना है तो एफ कॉस थीटा, अगर डिस्प्लेसमेंट को तोड़ना है तो डी कॉस थीटा। बाकी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में सिंपल रखना है, यहाँ सादा रखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया ना? ये कंपोनेंट्स आप इजीली समझ गए।
समझ में आएगा। अब देखो, सो इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ कोसाइन यानी कॉस थीटा, ये हो गया आपका पूरा वर्क डन। वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब वर्क डन के 3 ठो केस होते हैं, बिल्कुल आसान। कॉस थीटा का वैल्यू बस याद रखना है, धनाधन होगा, ठीक है ना। आप देखो केस फर्स्ट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, इधर हमने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट इधर ही बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसी डायरेक्शन में। तो आप एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी क्या करना है, सिंपल, जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, एफ इंटू एस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कितना होगा 1, यानी क्या हो जाएगा फिर ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा कब, जब फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाए तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया बालक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मजा आ रहा होगा, यहाँ एंगल थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है तुमको, एंगल्स का जो ट्रिक होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा वरना मैं आपको समझा देता, ठीक है ना। चलो देखो, चलो देख लो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। देखो आपको याद कैसे करेंगे, देखो मेरे हिसाब से ये लिख लिया आपने साइन, नीचे लिख लिया कॉस, ठीक है ना। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना। जो मेरा ट्रिक है उसके हिसाब से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 आपको रट लेना है, और 1, ये हो गया किसका, साइन का। अब कॉस का निकालना है तो इसको उल्टा कर लो, यानी 1/√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब देख लो जिसकी वैल्यू चाहिए वो नीचे वाली लाइन में है, आप यहां से ले लेना, ठीक है। समझ में आया क्या, cos 0 का 1 होगा, 90 का 0 हो जाएगा, और 45 या 60 का जो भी वैल्यू आ गया हो गया, ठीक है ना। आसान है, रट लेना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस का पलट देंगे, टाइन का साइन बाई कॉस कर देंगे, बहुत आसान होता है। मैथ्स तो बहुत ईजी है, आपको क्लियर एक बार हो गया तो हमेशा के लिए क्लियर हो गया। बालक नादान, एक बार मेहनत करके तो देख, ठीक है। अब आगे देखें, अब अगला एग्जाम्पल अगर हम ले, यानी ये स्पेशल केस फर्स्ट का समझ में आ गया, यानी वर्क डन मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसमें, जैसे ये फोर्स हो गया, जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। समझ में आया ना, इसलिए इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए वर्क डन यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं आप इसका, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, सन से नीचे गिरा, ठीक है ना, तो किस उसका मान लो किसी हाइट से गिरा, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इस ऑब्जेक्ट का ना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो आप, नीचे गिर रहा है तो नीचे क्या लगेगा, m इंटू जी लगेगा, मास इंटू ग्रेविटी। और मान लो हाइट हो गया इसका h, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mg हो गया, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h, तो क्या हो गया mgh। यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, आप लगाएंगे फॉर्मूला mgh, ठीक है ना। अगला देखें, वर्क ऑन लोड बाय रेजिंग अप। सपोज करो कोई कूली है, आपने सूटकेस रख दिया, वो नीचे से ऊपर उठाएगा अपने सर पे, तो जितना उसका हाइट है उतना तो ऊपर उठाएगा ना। और सूटकेस का वजन कितना हो गया, m इंटू जी, यानी mgh यहाँ भी लग जाएगा, क्योंकि हाइट उठाया वो कितना h, तो mgh यहाँ भी। और व्हेन बॉडी रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ, यानी मान लो कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमने लगा, ठीक है ना। अब मान लो गोल गोल घूम के आया, जैसे सपोज करो ये गोला घूम लिया, अब यहीं से चल के जब यहीं आ गया फिर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यानी जहां से चला तो वहीं आ गया, यानी विस्थापन, यानी जो दूरी है, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन का अंतर कितना है, सेम हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फोर्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्या, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूमेगा और उसी जगह पे आ जाएगा जहां से वो चला है, तो वर्क डन कितना होगा, 0। समझ में आया, आसान है फिजिक्स। अभी हलवा बनाएंगे, देखो अब दूसरा केस देखते हैं, हलवा खाओ बस। सेकेंड केस, when the displacement is normal to the direction of force। ये शब्द जब भी बोले नॉर्मल, कान खड़ा कर ले, किसकी तरह, बिल्लियों की तरह। तो बिल्ली का कान खड़ा होता है तो कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। समझ में आया क्या, ये 90 डिग्री यानी कितने का एंगल बना, 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब यहाँ पे cos 90 की वैल्यू cos
90 डिग्री, यानी cos 90 का वैल्यू कितना आएगा 0। अभी आगे निकाला था, देख लेना थोड़ा पीछे करके। तो यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी cos 90। अब कुछ भी वैल्यू है f इंटू डी cos 90 हो गया 0, यानी वर्क डन क्या हो गया 0। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जैसे जमीन पे रखा हुआ है, अब मैं इसको ऊपर से दबा रहा हूं तो ये नीचे ही जाएगा ना। अब ये ऑब्जेक्ट पहले ऑलरेडी अगर जमीन पे है तो कहां डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, वर्क डन 0 होगा। किस केस में, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, वर्क डन नो 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 वर्क डन इज ओके, कोई वर्क डन नहीं होता है। आगे बढ़ जा, चल आगे देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण देख ले, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि अगर कूली है, अपने खोपड़ी पे लोड ले लिया है सूटकेस और चल रहा है, तो इसके उसका खोपड़ी हो गया, खोपड़ी पे सूटकेस है, ठीक ना। अब ये सूटकेस हो गया, अब इधर जा रहा है और ग्रेविटी किधर है, नीचे, इन दोनों के बीच ये ग्रेविटी हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी ये फोर्स हो गया, फोर्स ही तो ग्रेविटी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री का। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने का बना 90 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू 0। बोलना नहीं को लिखो, ये जो तुमने काम नहीं किया, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना ना वो 90 डिग्री, वर्क डन 0, एक भी रुपया नहीं दूंगा, पहले तोड़ेगा बाद में जोड़ेगा, समझ में। आगे देखो, हियर कूली डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब थोड़ा उसको संतावना देने के लिए जब बहुत तोड़ने लगे ना, मार और कैसे ऐसे तोड़ दे, तो बोला ना 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 काम किया है, काम किया भैया, माफ कर, काम किया है तू। कहाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन, जो आप चल रहे थे ना कुली महाराज, तो जो आपका पैर था वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा था, तो आप काम किए हो, पैसा ले लो, छोड़ दो मुझको, ठीक है। यानी यहाँ पे काम हुआ है अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो उसका पैर चल रहा था तो पीछे धक्का दे रहा था ना, तभी तो आगे बढ़ेगा वो, वहां काम हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वहां आपको पैसा देना पड़ेगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट, वन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो सपोज करो ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब मान लो इधर चल रहा है, इसका वेलोसिटी हो गया v। अब यहां से जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी बीच की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसमें वो कहां से लगेगा, फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट तो सामने की तरफ होगा जिधर ये वेलोसिटी लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है वो कितना हो गया 0। ऑब्जेक्ट मान लो वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है तो इधर ही तो डिस्प्लेस हो रहा है, तो हर इंस्टेंट पे ये टेंजेंट होगा सेंटर के, तो टेंजेंट होने का मतलब हमेशा एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देख, कंडीशंस व्हेन वर्क डन इज इक्वल टू 0, यानी वो कौन कौन से कंडीशन है जो आप बोल रहे हो कि कार्य नहीं हुआ है। पहला, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तब। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तब। समझ में आ गया, इन दो केस में आप बोलोगे कि वर्क डन क्या है 0। तीसरा केस देख लो जल्दी से, इफ कोई बॉल है, आपने उसको ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंका तो डिस्प्लेसमेंट यानी फेंक रहे हो तो बॉल ऊपर जा रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, बोलो। अब डिस्प्लेसमेंट, मान लो हमने फोर्स तो लगाया ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला गया, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। अगर आप बॉल फेंक रहे हो ऊपर तो बॉल तो जा रहा है ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे और बॉल जा रहा है ऊपर, तो दोनों में एंगल कितने का बना, बना ना 180 का। अरे मान लो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो 180 का एंगल बना। इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें अगर वर्क डन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, -mgh। समझ में आ गया, यानी अगर कोई बॉल है, अगर आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो अगेंस्ट ग्रेविटी कितना काम करेगा, वो -mgh। समझ में आ गया, असली मसाले सच सच mgh नॉट mdh। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना काम कर रही है, इसमें सिर्फ दो केसेस हैं, ठीक है ना। आप जैसे मान लो कि अगर आपने बॉल फेंका तो एक तो हो गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आएगा। ध्यान से सुन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका जो वर्क डन होता है ना, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट आप पहाड़ के ऊपर से गिराओ, लिफ्ट में ले आओ, स्लोप पे ले आओ, तो जो ग्रेविटी है वो तो वर्क डन कांस्टेंट करेगी, बराबर वर्क डन करेगी हर एक ऑब्जेक्ट पे जो नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें जब आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, सपोज करो बॉल को आपने नीचे से फेंका ऊपर, यहां दो केस बनते हैं, ध्यान से सुनो।
इफ अ बॉडी ऑफ मास m गोज अपवर्ड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, मान लो ये मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट, मैंने इसको ऊपर फेंका। यहां दो केस बनता है कि वर्क डन ये ऑब्जेक्ट कितना कर रहा है और वर्क डन ग्रेविटी कितना कर रहा है। चूंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है ना, मान लो मैंने इसको ऊपर फेंका तो ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी ने इस पे कितना काम किया, नेगेटिव में हुआ, एंगल कितना हुआ 180, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी इज -mgh। समझ में आ गया क्या? और वही अगर बॉल जो मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये बॉल कितना काम कर रहा है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना वर्क डन करेगा mgh, कितना करेगा mgh। क्लियर? जो ग्रेविटी है इसका वर्क डन नेगेटिव होता है, लेकिन जो बॉल है इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये डिफरेंस आपको याद रख लेना है। समझ में आया क्या? आगे देखो यूनिट ऑफ वर्क, इसमें कुछ देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका वर्क का क्या हो गया यूनिट जूल, फोर्स का क्या हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया मीटर। ये हो गया एसआई यूनिट। सीजीएस में बात करें तो जूल का होता है अर्ग, न्यूटन का होगा डाइन और मीटर का हो गया सेंटीमीटर। ये भी इजी हो गया, ठीक है ना। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ये बार बार पूछता है सवाल ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछता है। बोलेगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। तो देखो बच्चे भूल जाते हैं, अब न्यूटन बड़ा था कि डाइन बड़ी थी। देखो तो इसका ट्रिक क्या है कि जो न्यूटन था ना, अरे वही अपना फिजिक्स वाला न्यूटन, हाँ न्यूटन चाचा, वो 1,00,000 डाइन के बराबर थे, यानी डाइनों से भी वो खतरनाक थे भैया। देख ले 1 2 3 4 5, यानी 1 न्यूटन काका अकेले 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर थे। हल्के में मत लेना उनको। तो बड़ा कौन हो गया, न्यूटन की डाइन, न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन अकेला सब पे भारी था। कितने डाइनों पे, 1,00,000 डाइन के बराबर था। तो ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1,00,000 डाइन, यानी 10 के पावर 5 डाइन। याद हो गया? फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। और 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। ऊपर से डिराइव कर लेंगे इसको, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये डाइन हो गया। जैसे मान लो देखो अर्ग कैसे आ गया, अगर बोले चलो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन हो गया, मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 हो गया ना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया क्या? आगे बढ़ जा भैया। देख बालक नादान, ये अगला यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाओ। बार बार पूछता है कि 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है। ये बार बार पूछता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये पूछता है। बाहरी जैसे आप कोई स्टेट वगैरह या कुछ भी दे रहे हो ना, उसमें ये पूछता है 1 हार्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट। तो 746 वाट या 0.746 किलोवाट। किलोवाट में 1000 से भाग दे देंगे ना, तभी ना 1 किलो, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, डिवाइड करेंगे। एसआई यूनिट क्या है इसका, जूल। सीजीएस यूनिट है अर्ग। ये आई होप समझ में आ गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट यूनिट देख लेते हैं, वॉट आवर क्या है, ठीक है ना। इट इज द एनर्जी स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन 1 आवर। यानी अगर मान लो कोई बल्ब ले लिया आपने, वो कितने का है, 1 वाट का है। 1 वाट का बल्ब 1 घंटे में जितना एनर्जी खर्च करेगा ना, वही वॉट आवर हो गया। क्लियर? यानी वॉट आवर इज इक्वल टू 1 जूल। अब आवर को आप करोगे मिनट में, हो गया 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो कितना हो गया 36 सेकंड। यानी 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल या 3.6 किलो जूल। रट के रखना, ठीक है ना। अगला है किलो वाट आवर, यानी 1 किलोवाट इज द एनर्जी स्पेंड बाय सोर्स ऑफ 1 किलोवाट। यानी 1 किलोवाट का जो भी मान लो मोटर हो गया या कुछ भी हो गया, 1 किलोवाट का जो मोटर है वो 1 घंटे में कितना बिजली खर्च कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, आप इसको बोलते हो क्या, किलोवाट आवर। रीडिंग हमारा मीटर का इसी में आता है, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, आपको ये याद रखना होगा क्या, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। रख लेना, क्लियर है, समझ में भी आ गया। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखिए यहां पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि अगर वॉट आवर लिखा है, यूनिट क्या लिखा है, वॉट आवर, वॉट या किलो वॉट, तो ये पावर का यूनिट है। किसका है, पावर का। और अगर इसमें समय मेंशन हो गया, वॉट आवर या किलो वॉट आवर, तो ये एनर्जी का हो गया। क्लियर? अगर आवर मेंशन है यानी वॉट या किलोवाट, तो ये पावर हो गया। लेकिन वॉट आवर, किलोवाट आवर, तो ये एनर्जी का यूनिट हो गया। ये आपको न्यूमेरिकल में इस यूनिट से पकड़ में आएगा कि वो पावर दिया है या एनर्जी दिया है। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में करते हैं, ठीक है ना। अब कैलोरी देख लो, हीट इज यूजली मेजर्ड, आप जो हीट है ना, आंच जिसको बोलते हो,
वो आंच को आप कैलोरी में नापते हो, ठीक है ना। अब देखो एक कैलोरी को आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 कैलोरी इज द हीट, यानी वो हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी तापमान 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए ना वही कैलोरी होता है। यानी हीट रिक्वायर्ड इन रेसिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम पानी का जो आप हीट दे रहे हैं उसको वही 1 कैलोरी है, ठीक है ना। यानी कितना टेम्परेचर से 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस उस वाटर का तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर का जितना आपने हीट दिया वही कैलोरी है। याद हो गया, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। काम का इक्वेशन नीचे वाला है, ये एग्जाम में पूछता है, स्टार मार्क लगा दे रहा हूं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जरूर याद करेंगे, ओके। और लास्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खास है कि अब देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एटॉमिक पार्टिकल्स में, इनमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो बहुत कम होगा क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ये, ठीक है ना। इसलिए इनको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कम एनर्जी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो ट्रांसफर में जो एनर्जी खर्च होता है ना, आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। फिर देख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, देख 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 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी गेन किया जब उस पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगाया, 1 वोल्ट का, यानी 1 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी 1 वोल्ट के पोटेंशियल लगाने से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है वही हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो आप बल्ब लगाते हो टॉर्च वगैरह में तो बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और बल्ब जलता है, वही है। समझ में आ गया क्या। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, कितना कूलम्ब होता है, देखें 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। यहाँ आपको इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद होगी, यानी आपको याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। क्लियर। तो ये चैप्टर था ये ओवरऑल। अब भैया देखो काम के बाद इस चैप्टर का न्यूमेरिकल इसके बाद में लेके आऊंगा, ठीक है। सारे फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन और सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इस साल हम लोग। क्लियर, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप अगर ऐसे चाह रहे हैं न्यूमेरिकल्स और छुट्टियों में या स्कूल चल रहा हो, आप चाह रहे हो कि मेरे साथ क्लास 10 का पूरा थ्योरी भी डील करें और न्यूमेरिकल भी डील करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कम से कम 4 दोस्तों को जरूर भेजें ताकि उनका भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।